हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें, और अगर आप स्टडी के लिए वीडियो का यूज कर रहे हैं तो ही इस वीडियो पे कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ वीडियो देखना है तो वीडियो से दूर रहें। स्किप करके वीडियो को देखने से कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। सो वीडियो को अंत तक वॉच करें जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो सके। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन 100% आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्रांतिक कोण, हमें सबसे पहले इसको जानना है ये क्या है, और इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये भी जानेंगे। हालांकि ये 10th में शायद आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए यहाँ पे 3 डायग्राम आपको ऑलरेडी बना कर दिए गए हैं। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको हम बारी बारी से समझाते हैं। अब तक हम लोग जो डायग्राम देखते थे उसमें हम लोग प्रकाश की किरण कहाँ से भेजते थे? विरल माध्यम से। लेकिन अपोजिट यहाँ पे केस है, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को भेजा जा रहा है। किसमें? विरल माध्यम में। तो जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण इस अंतरापृष्ठ के बिंदु O पर आकर आपतित होती है तो इसका जब अपवर्तन होता है R कोण पर, तो ये देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, किधर? अंतरापृष्ठ की तरफ भाग रही है ये अपवर्तित किरण। दूसरी केस में क्या कि जैसे ही I का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यानी कि अब I नहीं है, I का वैल्यू यहाँ पे कुछ और हो चुका है। ये I की वैल्यू कुछ डिफरेंट ABC कुछ भी रही होगी, अब यहाँ पे I की वैल्यू C के बराबर है। तो ये प्रकाश की किरण जो अपवर्तित हुई थी ये सीधा सीधा अंतरापृष्ठ के अनुदिश अर्थात x डैश के अनुदिश ही चलना शुरू कर दी, यानी कि इसका जो अपवर्तन कोण है वो 90 अंश हो गया। और तीसरी केस आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शा रही है। तो अभी हमें क्रिटिकल एंगल पढ़ना है। तीसरी केस में देखिए क्या हुआ कि आपतन कोण का मान जैसे ही बढ़ाया गया, किससे ज़्यादा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया जाए, IC से ज़्यादा कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से जा रही थी तो अपवर्तन के पश्चात ये वास्तव में किस में आ गई? सघन में ही आ गई। वास्तव में इसका यहाँ पे अपवर्तन नहीं, यहाँ पे परावर्तन हो गया। ये परावर्तन के नियमानुसार काम करना शुरू कर दी है। तो चलिए पहले देखते हैं क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण स्पेशल एंगल होता है, यानी कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। बहुत साधारण तरीके से आप बोल सकते हैं क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसको हमने यहाँ पे किसे शो किया है? I=C, या आप इसको IC से भी लिख सकते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण R बराबर 90। अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। बहुत साधारण परिभाषा है इसकी, बस आपको समझना है कि यहाँ पे तो ये जब तक प्रकाश की किरण कहाँ पे रहेगी? विरल में ही रहेगी, यानी कि सघन से जा रही है, अपवर्तन के पश्चात विरल में ही रह रही है, तब तक आप इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे I का मान आप बढ़ाते जाएंगे तो एक विशेष कोण का मान होगा जिस पे R का मान आपको कितना मिल जाएगा? 90। तो वही विशेष आपतन कोण क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा। उसी को क्रांतिक कोण बोला जाता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ गए, यानी कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस R का मान भी
यहाँ से ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि पहले यहाँ पे इतना था, हो सकता है किसी आपतन कोण पर ये मान यहाँ पे रहा हो, लेकिन एक विशेष आपतन कोण पर आर का मान कितना हो जाता है 90, तो उसी विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये आपकी परिभाषा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्रांतिक कोण किन बातों पर निर्भर करता है। तो निर्भर जिस पे ये करता है, दोनों माध्यमों पर, दोनों माध्यमों का मतलब ये हुआ कि आपके जो यहाँ पे दोनों मीडियम्स लिए गए हैं, जैसे ये वाला आपका सघन है, ये विरल है, तो इनका जो नेचर है, पहली चीज़। दूसरा, प्रकाश के रंग पर, अर्थात ये कि जो यहाँ से लाइट आप यूज कर रहे हैं, जो एक वर्णी प्रकाश आपका जा रहा है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यहाँ से आप इंसिडेंट करा रहे हैं इस अंतरापृष्ठ पर, वो किस रंग का है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी। आपको बात क्लियर हुई? मतलब ये कि जैसे यहाँ पे देखिए, एयर और ग्लास हमने लिया है। एयर और ग्लास के लिए अगर हम देखें और अगर हम दृश्य प्रकाश लें, दृश्य प्रकाश अगर हम यूज करें, दृश्य प्रकाश का मतलब ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ऐसे प्रकाश को अगर हम यहाँ से इंसिडेंट कराएं, दृश्य प्रकाश आप जानते हैं जो विजुअल लाइट हम तक पहुँचती है, वही लाइट अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लगभग 42 डिग्री के आसपास होती है, ये लगभग में है। तो आप इन बातों को भी ध्यान रखें। हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि क्रांतिक कोण किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे दोनों माध्यमों पर। दूसरा, प्रकाश के रंग पर। इसके अकॉर्डिंग आपको जो IC की वैल्यू होगी वो डिफरेंट मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने कांच और वायु के लिए आपको बताया, और दृश्य प्रकाश इसमें शामिल है, तो IC की वैल्यू जो होगी 42 डिग्री, या इसको C भी लिख सकते हैं एग्जैक्टली, कितनी होगी 42 डिग्री। इसी तरह से अगर यहाँ पे दृश्य प्रकाश को छोड़कर कोई और प्रकाश होता, तो ये वैल्यू 100% डिफरेंट होती, ये 42 डिग्री नहीं होती, या तो इससे कम होती या तो इससे ज़्यादा होती। और अगर अब हम ग्लास को हटा दें, एयर को रहने दें, तो भी ये वैल्यू चेंज हो जाती, चाहे आपका दृश्य प्रकाश तब भी क्यों ना हो। तो इस तरह से आप ये डिसाइड करेंगे कि ये किन बातों पर निर्भर करता है। तो अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स में कितनी छोटी टॉपिक आ सकती है आप ये देख रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। यहाँ पे TIR हमने शार्ट में लिख दिया है, आप समझिएगा। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में I की वैल्यू IC से बड़ी हो गई है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई है, तभी जो आपतित प्रकाश है वो पूरी तरह से O बिंदु से परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में ही लौट आया है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? जब आपतन कोण I का मान IC से बड़ा होता है, तो सघन माध्यम में आपतित किरण परावर्तन के नियमानुसार पुनः परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब सघन माध्यम में आपतित प्रकाश के लिए I का मान IC से बड़ा होता है, तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहुत साधारण तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब I का मान क्या है, IC से बड़ा है, तो इसी केस में जब आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान IC से बड़ा होता है, तो आपतित किरण O बिंदु से परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होकर पुनः सघन माध्यम में ही लौट आती है। यही घटना हमारी क्या कहलाती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए
कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस इसके लिए जान लेते हैं। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना देखने को कब मिलेगी ये आपको समझना है। यानी कि इसके लिए प्रकाश सघन से विरल में आना चाहिए, विरल में आना चाहिए पहली चीज़। यानी कि लाइट शुड बी कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पहली केस ये है, तभी वहाँ पे आप ये घटना देखने को पाएंगे। दूसरी केस क्या है इसकी, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू ये ग्रेटर देन होनी चाहिए आई सी से, यानी कि आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी। दूसरी केस इसकी क्या है, आई शुड बी ग्रेटर देन आई सी, आई का मान आई सी से बड़ा होना चाहिए, तभी ये घटना आपको देखने को मिलेगी। और साधारण तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने देखा होगा, बस के आगे का शीशा कभी कभी आप देखे होंगे बहुत जगहों पे चिटका हुआ दिखाई पड़ता है, फिर उस दरार में आपको एक चमक दिखाई पड़ती है। तो वो चमक क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है। यानी कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, कांच से उस दरार के बीच में एयर होता है, यानी कि वायु में जा रही है, फिर वहाँ से वो लाइट पूरी तरह से ये सिस्टम फॉलो करके हमारी आँख तक पहुँच रही है, जिससे हमको वो चमक दिखाई पड़ रही है। आप विंडो के शीशे को अगर चिटका हुआ है तो वहाँ भी ऐसा महसूस करेंगे। या आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, हाईवेज़ पर जब तेज़ धूप होती है तो दूर से आपको जैसे लगता है कि पानी गिरा है, मतलब एक पानी जैसी झलक आपको दिखाई पड़ती है। वो क्या है, माइलेज इफेक्ट है। ऐसा रेगिस्तान में भी होता है। तो यानी कि मरीचिका का जो प्रयोग है उसी पर आधारित है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही पूरा एक एग्जाम्पल है। मरीचिका का जो उपयोग है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक पूरा एग्जाम्पल है। आप इसको भी देख लीजिएगा, ये माइलेज इफेक्ट इसी पे काम करता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आज आपने क्या देखा, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसी में एक टॉपिक और ऐड कर देते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें जो टॉपिक हम ऐड करने वाले हैं वो ये है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो ये भी यहीं देख लेते हैं, छोटी सी टॉपिक है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण इसको चाहे आप IC से लिखें या C से लिखें, तथा अपवर्तनांक यानी कि N में संबंध, ये आप देख लीजिए। बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सपोज कर लीजिए कि आपका जो ये मीडियम है इसको हमने 2 से इंडिकेट कर दिया और इसको 1 से, यानी कि क्रांतिक कोण और किसमें संबंध निकाल रहे हैं आप, N में संबंध निकाल रहे हैं। तो यानी कि माध्यमों का अपवर्तनांक होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सपोज कर लीजिए, माना सघन माध्यम 2 है तथा विरल माध्यम 1 है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपकी सुविधा के लिए, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या है, सी के बराबर है या आई सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई सी बाई कितना, साइन आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। या आप इसको साइन सी से भी लिख सकते हैं, ऐसा करके साइन सी बाई साइन 90, बात एक ही है दोनों। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये यूज करते हैं कि ये यूज करते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाइट रे कहाँ से कहाँ पे जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2n1, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2n1 इज इक्वल टू कितना, साइन सी, ऐसा मिलेगा। बट आप जानते हैं कि 2n1 इज इक्वल टू 1 बाई कितना लिख सकते हैं, 1n2, ऐसा लिख सकते हैं। ये कहाँ से, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि 2n1
इज इक्वल टू 1/1n2 लिखा जा सकता है, या 1n2 इज इक्वल टू यहाँ से 1 बाई कितना 2n1, बट 2n1 इज इक्वल टू कितना है साइन c। तो ये वैल्यू यहाँ से देखिए निकाली जा चुकी है, उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो 1n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई कितना साइन c। अब ये फार्मूला आपको मिल गया। बट यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो पहला मीडियम आपने किसको माना है, पहला मीडियम माना है किसको, विरल को, और विरल वाला मीडियम यहाँ पे क्या है, वायु है। तो वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक वास्तव में है, कांच का। तो इसको n भी आप जनरल केस में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू कितना 1 बाई साइन c, क्योंकि यहाँ पे ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का है। तो यहाँ पे आप स्पेशली n भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं। अब यहाँ से ये जो सिस्टम मिल गया, ये किस में रिलेशन है, क्रांतिक कोण और n में संबंध है। तो यहाँ से आप इसको परिभाषा में अगर बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।